बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टमैटिक वे टू फिज़िक्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। MD-CAT and E-CAT preparation. Now we are going to discuss torque and equilibrium. First of all, about torque. What is torque? The turning effect of a force produced in a body about an axis. जब हम अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं या बंद करते हैं तो असल में हम वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। हम फोर्स लगा रहे होते हैं जिससे वो जो दरवाज़ा होता है, वो डोर होता है, वो एक एक्सिस के गिर्द वो टर्न कर रहा होता है। उस टर्निंग इफेक्ट को हम नाम देते हैं टॉर्क का। इसी तरह हम वज़ू करने के लिए अगर टैप खोलते या बंद करते हैं तो वो भी एक्चुअली हम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स प्रोड्यूस इन ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड अ टॉर्क। और वी कैन से द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। वी ऑल नो फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन इन ए बॉडी। लीनियर एक्सेलरेशन के लिए जो फोर्स होती है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर एक्ट करती है और उस वजह से बॉडी जो है वो उसकी वेलोसिटी बदलती है और उस वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो फोर्स जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, लेकिन सर्कल के अंदर भी एक्सेलरेशन होता है। उस एक्सेलरेशन को हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। और एंगुलर एक्सेलरेशन को कौन प्रोड्यूस करता है? तो वो है टॉर्क। टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। तो याद रखें, फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन एंड टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। Or we can also define torque. It is equal to the product of force and the perpendicular distance from its line of action to the pivot or axis of rotation. Tau is equal to FR या FL होता है। तो F जो है वो अप्लाइड फोर्स होती है और जो L या R होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट पॉइंट भी इसको कहते हैं, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जहाँ पे फोर्स लगाई जा रही होती है वहाँ तक डिस्टेंस होता है, और जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को हम मोमेंट आर्म भी कहते हैं। मोमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पिवट पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे होते हैं। जिस तरह डोर है, डोर के हैंडल के ऊपर हम फोर्स लगा रहे होते हैं, वहाँ से लेके जो दरवाजे के या डोर के जो कब्जे होते हैं जिसको हम हाइंज कहते हैं, वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं ये जो है वो मोमेंट आर्म है। और मोमेंट आर्म और अप्लाइड फोर्स के प्रोडक्ट को हम कहते हैं टॉर्क। इस डायरेक्शन इज फाउंड बाय राइट हैंड रूल एंड इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स आर एंड एफ। आर और एफ जो है ये दो वेक्टर्स हैं, और आर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं और एफ को जो है हम फोर्स कहते हैं। इन दोनों के ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन में जो होगा वो टॉर्क की डायरेक्शन होगी, हम राइट हैंड रूल के जरिए मालूम करते हैं। सो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज आल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स है, या सिंपल हम मोमेंट भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स पूछा गया हो तब भी टॉर्क ही है। The dimensions of the torque are same as that of energy, but it is not energy. Its SI unit is Newton meter और dimensional unit जो होता है वो ml square t inverse square होता है। Also याद रखना है tau is equal to I alpha, where I is the moment of inertia. Moment of inertia I जो है वो alpha है, angular acceleration है। तो moment of inertia और angular acceleration के प्रोडक्ट को भी टॉर्क कहते हैं। Tau is equal to I alpha. Also, time rate of change of angular momentum is called torque. dl by dt, जो dl है ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है, जो l है ये एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड टॉर्क। ये भी फार्मूले हैं, ये भी याद रखिएगा, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो टा इज इक्वल टू आर एफ
ये भी फार्मूला ठीक है, टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा ये भी है, और टार्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, ये सारे टॉर्क के ही फार्मूले हैं। Also remember some points about torque. Torque has units of Newton meter as we know. ऐसा यूनिट जो होता है टॉर्क का न्यूटन मीटर होता है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दिस यूनिट इज द सेम एज जूल। जूल की तरह का ही है, न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, लेकिन इट इज़ कस्टमरी टू लीव टॉर्क एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन मीटर, उसको हम न्यूटन मीटर ही कहते हैं। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन टॉर्क एंड एनर्जी, तो उसको फिर दोनों क्वांटिटी में फ़र्क करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, एनर्जी के लिए जूल यूज़ करते हैं और टॉर्क के लिए न्यूटन मीटर यूज़ करते हैं। आल्सो फुट पाउंड भी यूज़ कर सकते हैं, फुट पाउंड। Engineers will often use the term moment to describe what physicists call a torque. We will adopt a convention that defines torque that tends to cause clockwise rotation as negative, and torques that tend to cause counterclockwise torque are taken as negative. Clockwise torques को हम जो है वो नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बॉटल का जो कैप है, अगर हमें वो खोलना हो तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करवाएंगे तो वो आउटवर्ड आता है, बाहर की तरफ आता है। तो आउटवर्ड जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव होती है। अगर उसको हमने बंद करना तो उसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जिसकी वजह से वो इनवर्ड जाता है, और इनवर्ड जो डायरेक्शन होती है टॉर्क की वो नेगेटिवली आती है। आल्सो रिमेंबर, टॉर्क्स आर ऑलवेज डिफाइंड रिलेटिव टू अ पॉइंट। हमेशा जब हम टॉर्क लेते हैं तो किसी पॉइंट के लिहाज से लेते हैं। इट इज़ इनकरेक्ट टू सिंपली से दैट द टॉर्क ऑफ एफ, सिंपली टॉर्क ऑफ फोर्स कहना नहीं ठीक है। इंस्टेड यू मस्ट से दैट टॉर्क ऑफ फोर्स relative to some point x. More general definition for the torque is given by the vector or cross product. हम आमतौर पे कहते हैं the cross product of position vector and applied force is called a torque. Torque is equal to RF, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, और वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो टार्क है इसमें पोजीशन वेक्टर है, और एफ जो है वो इसमें फोर्स है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो टॉर्क कहलाता है। हियर यू कैन सी डिफरेंट फिगर्स ए बी सी डी ई एफ। इन सब में गौर से देखें क्या बताया गया है। फिगर ए में अप्लाइड फोर्स है, एक पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रही है। जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रही है इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और आप देख सकते हैं कि एक जो गोल सा सर्कल नज़र आ रहा है ये पिवट पॉइंट है। इसके गिर्द ये जो रॉड होगा ये इसके गिर्द घूमेगा। तो पॉइंट ऑफ पिवट पॉइंट से लेके फोर्स तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड मोमेंट आर्म। तो फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। बी में देखिए अब क्या हुआ। बी में हमने जो फोर्स है वो कम कर दी है। एफ़ की वैल्यू आप देखिए कम हो गई है, एफ प्राइम की जो वैल्यू है वो कम हो गई है एफ से बी फिगर में। तो इसकी वजह से टॉर्क कम हो जाएगा। फोर्स ज़्यादा लगेगी टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, फोर्स कम लगेगी टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा। सी में देखें हम शिफ्ट हो गए हैं टूवर्ड्स द पिवट पॉइंट, टूवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मीन फोर्स हमने या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन चला गया या टूवर्ड्स दी पिवट पॉइंट चला गया। इसका मतलब क्या होगा, मोमेंट आर्म डिक्रीज कर गया है। जब मोमेंट आर्म डिक्रीज करेगा तो टॉर्क भी डिक्रीज करता है। टॉर्क दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, बल्कि तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक अप्लाइड फोर्स के ऊपर, एक मोमेंट आर्म के ऊपर, तीसरा एंगल के ऊपर। तो यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो फोर्स को पहले बी में फोर्स को कम किया, जिसकी वजह से जो टॉर्क है वो कम हुआ। सी में हमने मोमेंट आर्म को कम किया जिससे टॉर्क कम हुआ। डी में देखिए हमने फोर्स को रिवर्स कर दिया, माइनस एफ। जैसे हमने फोर्स को रिवर्स किया तो टॉर्क की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। पहले अगर ए में वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था तो डी में वो अब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स करने से टॉर्क की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। ई फिगर में देखें एफ में और आर में कोई ना कोई एंगल बन रहा है थीटा। अब देखें ये फोर्स है, डॉटेड लाइन के ज़रिए उसको आगे की तरफ बढ़ाया गया है। अब वो जो डॉटेड लाइन है और जो रॉड है खुद, उनके बीच में जो एंगल है वो थीटा बन रहा है। आप देख सकते हैं एंगल थीटा, ये लाइन लगा के थीटा लगाया गया, तो ये एंगल थीटा है। अब हम क्या करेंगे, आर को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे। आर के दो कंपोनेंट बने, एक आर साइन थीटा, एक आर कॉस थीटा। थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है, हमेशा याद रखना है एंगल के सामने वाला कंपोनेंट साइन वाला होता है।
और जिसको हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है साथ वो मल्टीप्लाई होगा। आर को कंपोनेंट में रिजॉल्व किया ना तो आर का फिर आ जाएगा आर साइन थीटा। अगर एफ को करते हैं ना कंपोनेंट में रिजॉल्व तो एफ साइन थीटा आता, थीटा के सामने वाला कंपोनेंट, ये आर साइन थीटा है। तो फोर्स एफ में और जो आर साइन थीटा ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो टाक हो जाएगा टाक इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। एफ फिगर में देखें, अब एफ और आर पैरेलल हो गए, एक ही डायरेक्शन में, थीटा ज़ीरो हो गए। जब थीटा ज़ीरो होता है तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, बॉडी कम्स टू रेस्ट, वो रोटेट नहीं करेगा। डायरेक्शन आल्ट्रेशंस मीन अगर आप डायरेक्शन अल्टर करते हैं, मीन डायरेक्शन तब्दील करते हैं, तो फिर टॉर्क के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। जैसा कि हमने कहा पहले कि इफ़ एफ इज़ रिवर्स्ड, अगर फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज़ आल्सो रिवर्स्ड, क्योंकि हम जानते हैं टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। अगर हम सिर्फ एफ की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, माइनस एफ कर दें, तो टॉर्क की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। मीन अगर वो क्लॉकवाइज में था तो एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज में था तो क्लॉकवाइज में हो जाएगा, अगर हम सिर्फ और सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। इसी तरह अगर हम आर की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, ओनली आर इज़ रिवर्स्ड, मीन जो आर पोजीशन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को हम अगर रिवर्स कर दें तब भी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जो होगी वो रिवर्स हो जाएगी। लेकिन अगर हम दोनों आर और एफ दोनों को रिवर्स कर देते हैं, मीन आर की डायरेक्शन को भी और फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, तो फिर टॉर्क के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब टॉर्क को आर क्रॉस एफ है ना, तो आर को आप माइनस आर कर दें और एफ को आप माइनस एफ कर दें, किसी वेक्टर के साथ जब माइनस साइन लगा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, डायरेक्शन रिवर्स है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब टॉर्क के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आप लोगों की बुक में सेकंड चैप्टर के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, दोनों रिवर्स करने से डायरेक्शन ऑफ टॉर्क के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। नो कन्वेंशनली हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज टॉर्क आर टेकन एज नेगेटिव। ये हम कहते हैं कि जब क्लॉकवाइज टॉर्क्स होते हैं उनको पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। नेक्स्ट कपल क्या होता है, टू इक्वल अपोजिट एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस, कोलिनियर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी कंस्टिट्यूट अ कपल। कोलिनियर फोर्सेस मीन जो एक ही लाइन में एक्ट ना कर रही हैं, एक ही लाइन के अंदर जो फोर्सेस हों, चाहे वो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, एक लाइन के अंदर जो फोर्सेस ना हों उनको कहा जाता है नॉन कोलिनियर। ठीक, ऐसी फोर्सेस जो नॉन कोलिनियर हों, इक्वल और अपोजिट हों, वो क्या बनाती हैं, कपल बनाती हैं। जैसा कि आप ये फिगर में देख सकते हैं, एक फोर्स है वो डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है। अब एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे है, तो दोनों एक लाइन में नहीं है, इसका मतलब क्या हो, ये नॉन कोलिनियर है, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये बनाती हैं कपल। और याद रखिएगा, टॉर्क ऑफ अ कपल इज नेवर ज़ीरो। कपल से जो टॉर्क बनता है वो कभी ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि जो कपल से जो टॉर्क बनता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर प्रेजेंट केस में देखें, जो डाउनवर्ड जो फोर्स लग रही है, ये ओ जो है ये हमारा पिवट पॉइंट अगर हम इसको लें, और जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है ये कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, ये प्रोड्यूस करेगी क्लॉकवाइज। और जो लेफ़्ट की तरफ से फोर्स लग रही है अपवर्ड, अगर इस फोर्स को भी हम अगर अपवर्ड इसको घुमाएं ऐसे, तो ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब दोनों टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज हैं, और क्लॉकवाइज ऐड हो जाएंगे। कैंसिल तब होते हैं जब एक क्लॉकवाइज था और एक एंटी क्लॉकवाइज था, तो ऐसा तो है नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, टॉर्क ऑफ अ कपल इज नेवर ज़ीरो एंड टॉर्क इज इक्वल टू एफ डी। कपल में टॉर्क इज इक्वल टू एफ डी। जो डी क्या है यहाँ पे, डी को मोमेंट आर्म ऑफ कपल कहा जाता है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस के बीच में, इसको मोमेंट आर्म ऑफ कपल कहा जाता है। मोमेंट ऑफ फोर्सेस, सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क्स इक्वल होते हैं सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स के, याद रखना है। सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क्स इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स। आप ये फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में एक आपको दरमियान में एक ये रॉड नज़र आ रहा है, रॉड के बीच में एक वेज नज़र आ रहा है।
इस वेज के ऊपर जो पॉइंट है इसको हम ओ पॉइंट या इसको पिवट पॉइंट या इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन का कहते हैं। अब इस रॉड के ऊपर दोनों साइडों पे, दोनों एंड्स के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक ए पे और एक बी पे। ए पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है वो F1 है डाउनवर्ड, और जो बी पॉइंट के ऊपर फोर्स है वो F2 है, वो भी डाउनवर्ड है। तो आप देखें जो ए पॉइंट पे जो फोर्स F1 लग रही है ये ओ के गिर्द इस रॉड को घुमाएगी। तो जब हम अगर इसको डाउनवर्ड खींचें और इसको खींच के टूवर्ड्स हम ओ के गिर्द इसको घुमाएं तो ये कौन सा टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करेगी, ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगी एंटी क्लॉकवाइज। F1 को आप पकड़ के ये घुमाएं ऐसे और इसको ओ के गिर्द घुमाएं ऐसे, ओ के गिर्द इसको रोटेट करवाएं, टर्न करवाएं, तो ये कौन सा टॉर्क होगा, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब F2 की तरफ आ जाए। जब F2 को हम घुमाएंगे, जब इसको पकड़ के जब ऐसे खींचेंगे और ओ के गिर्द घुमाएंगे तो ये बनेगा क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या हुआ, F1 फोर्स ने जो टॉर्क प्रोड्यूस किया है ओ के गिर्द रिलेटिव टू ओ, वो कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है, और जो F2 ने प्रोड्यूस किया है वो क्लॉकवाइज है। तो हमने तो यही कहा था क्लॉकवाइज टॉर्क्स और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, F1 इंटू ओ ए, ये क्या है, टा इज इक्वल आर एफ होता है ना, टा इज इक्वल टू आर एफ। आर जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ से लेके ए तक, ओ ए और F1 फोर्स है, तो फोर्स को मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई कर दें, टॉर्क बन गया F1 इंटू ओ ए, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, इक्वल टू F2 इंटू ओ बी, F2 इंटू ओ बी, ये क्लॉकवाइज टॉर्क बन गया। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होना चाहिए। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं। अ बॉडी weighing 200 न्यूटन balances another body of weight 250 न्यूटन at the ends of a weightless teeter totter 4.5 meter long. Compute the length of the arm. आप बिल्कुल देख सकते हैं एक तरफ फोर्स जो वेज के लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रही है वो 200 न्यूटन की है, और राइट साइड पे जो फोर्स लग रही है वो 250 न्यूटन की है, और जो टोटल जो लेंथ है टीटर टोटर की वो कितनी है, 4.5 मीटर। मीन दोनों फोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है जिसको हम कपल आर्म भी कहते हैं, कितना 4.5 मीटर है। यहाँ पे ये कपल आर्म नहीं है, याद रखना, ये कपल आर्म की भी ये फोर्सेस इक्वल और अपोजिट नहीं है, मतलब ये दोनों फोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4.5 मीटर है। अच्छा, अब हमें देखना है कि जो F2 वाली फोर्स है वो कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, वो एंटी क्लॉकवाइज है, और F1 वाली है वो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। इन दोनों टॉर्क्स को हमने बैलेंस करना है, तो ये जो वेज है इसकी पोजीशन कहाँ पे रखेंगे, इसकी पोजीशन को F1 फोर्स से और F2 फोर्स से कितने डिस्टेंस के ऊपर हम इसको वेरी करें, चेंज करें कि ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में आज हमने कहा एक्स इस पर्पस के लिए F1 250 है, तो 2 लेंथ जो है वो रॉड की 4.5 मीटर 50 इंटू हम लेट कर लेते हैं राइट आर्म लेंथ, राइट आर्म की जो लेंथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन F1 फोर्स की जो लेंथ वेज से उसको हम कह लेते हैं एक्स साइन इज असाइंड विद इट। अगर ये एक्स है तो F2 वाली जो टॉर्क प्रोड्यूस बस F2 इज डॉट 2 एंड डॉट 2 इज इक्वल टू 4.5 माइनस x F2 F2 4.5 माइनस x होगा, तो 200 इंटू 4.1 का डिस्टेंस सेंटर से जो वेज है वहाँ से डिस्टेंस क्लॉकवाइज लेफ्ट कर लिए तो x है, तो दोनों तो सम टू वाला जो डिस्टेंस होगा वेज से सिग्मा टॉ सेंटर से कितना होगा 4.5 माइनस x माइनस 250 इंटू x आपको जीरो सिंपल हो गया। इसको सॉल्व कर मोमेंट आर्म x की वैल्यू आती है हमारे पास 2 इंटू फोर्स कर दें, x का क्या हुआ, मतलब जो F1 फोर्स है 250 न्यूटन है इंटू वहाँ से 4.5 डिस्टेंस होना चाहिए वेज का वो 2.5 मीटर F2, अगर ये 2 4.5 ये 2 मीटर है x, तो फिर F इक्वल टू डिस्टेंस होगा 4.5 में से F1 इंटू x 2.5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, F1 लेफ्ट की तरफ से जो डिस्टेंस होना चाहिए लेफ्ट टू के लेंथ 200 2.5 मीटर क्या हुआ, ये आ जाएगा हमारे पास जो लेंथ है वो 2 मीटर होना चाहिए। इससे मतलब काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको याद रखना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम एंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हाट इज इक्विलिब्रियम, हम कहते हैं कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है जब उसके ऊपर लगने वाली
जो फोर्सेस होती हैं उनका सम या उनका नेट ज़ीरो हो। इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। या हम ये कहते हैं अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ इट इज़ एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दोनों सूरतों में, जब वो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो उस पर नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी। जब नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। और जब फोर्स नहीं होगी उस वक्त ना लीनियर एक्सेलरेशन होगा ना एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। सो अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट एक्सपीरियंसेस नेदर लीनियर एक्सेलरेशन नॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। ए की वैल्यू ज़ीरो भी है और अल्फा की वैल्यू ज़ीरो है। अल्फा यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है और ए यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन है। नो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं, आप जानते हैं, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में आप कहते हो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, मीन सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो। फोर्सेज का सम अलोंग एक्स एक्सिस एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स ये भी जीरो होना चाहिए और सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू वो भी जीरो होना चाहिए। राइट वर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट वर्ड फोर्सेस को नेगेटिव लेते हैं। जितनी राइट साइड की तरफ फोर्स लग रही है अगर उतनी लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रही हो, दोनों का सम करेंगे जीरो आ जाएगा। इसी तरह अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव लेते हैं, अगर सम करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये कंडीशन है, अगर ये ऐसा होता है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये होना चाहिए, अगर कंडीशन फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल होना है तो उसके लिए फोर्सेस का सम जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। और चीज़ें ज़ीरो कब होती हैं, जब वो इक्वल और अपोजिट होती हैं। जब वो इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं तभी वो कैंसिल होती हैं। इसलिए तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो होना चाहिए, मतलब सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और जब फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एफ इज इक्वल एम ए होता है, तो ए की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। सो लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। याद रखें, अगर फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही हो तो उस वक्त लीनियर एक्सेलरेशन जो होगा वो ज़ीरो होगा। अब इट मीन्स दैट द बॉडी इज एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट वी हैव सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। If vector sum of all the torques acting on the body must be equal to zero, then the body is said to be in equilibrium. अब दूसरी कंडीशन ये है कि बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाले तमाम टास्क का सम भी ज़ीरो होना चाहिए। तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो हो, ये फर्स्ट कंडीशन है। तमाम टास्क का सम ज़ीरो हो तो सेकंड कंडीशन है। और जब टास्क एक्ट नहीं कर रहा इसका मतलब क्या हुआ, एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो है। क्योंकि हमने कहा था एंगुलर टार्क क्या है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका टॉर्क जीरो है। सो अगर टॉर्क नहीं है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं है। इन बोथ इफ बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो है, हम कहते हैं बॉडी इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। वो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कहलाता है। कब, जब दोनों कंडीशन पूरी हो रही हों। और जब दोनों कंडीशन पूरी हो रही हों तो लीनियर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होता है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होने के लिए टॉर्क का सम ज़ीरो होना चाहिए और लीनियर एक्सेलरेशन के ज़ीरो होने के लिए फोर्सेस का सम ज़ीरो होना चाहिए। हम इसे कहते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम। नो इक्विलिब्रियम की टाइप्स हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक क्या है, इफ़ बॉडी इज एट रेस्ट, if a body is at rest it is said to be in equilibrium. For example, a book lying on the table, a book lying on a table, अगर एक टेबल के ऊपर बुक पड़ी है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, इफ द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये लीनियर है या एंगुलर है, ये दोनों हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है और एंगुलर भी हो सकती है। अगर यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रहा है तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो होगा वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम की भी आगे दो टाइप्स हैं, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो अगर हम कहेंगे, अगर इफ़ द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी इट इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। एंड सिमिलरली इफ द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, अगर उसकी सर्कल के अंदर वेलोसिटी मीन एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तब कहा जाएगा बॉडी जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए
और लीनियर एक्सेलरेशन के लिए या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए ये लीनियर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी चाहिए। तो अगर हम सिंपल यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी इक्विलिब्रियम्स। आप गौर करें, ये मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है कि फोर्सेस आर इक्वल एंड नॉट अलॉन्ग द सेम लाइन। अब ये दोनों फोर्सेस देखें, ये एक रॉड के ऊपर लग रही है, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड के ऊपर है, मतलब हैं दोनों इक्वल लेकिन एक ही लाइन में नहीं है, सेम लाइन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्सेस का सम ज़ीरो हो गया, टॉर्क का सम ज़ीरो हो गया और बॉडी विल रिमेन स्टेशनरी, क्योंकि वो इनिशियली रेस्ट में था। अगर वो इनिशियली रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मूव कर रहा था तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। अगर इनिशियली रेस्ट में था तो वो फिर रेस्ट में ही रहेगा। बॉडी विल रिमेन स्टेशनरी इफ़ इट इज़ इनिशियली इट वाज एट रेस्ट। कब, जब फोर्सेस जो क्या करें, फोर्स इक्वल हों और नॉट अलोंग द सेम लाइन, और एक लाइन में एक्ट ना कर रही हूँ बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हूँ, उस वक्त सिग्मा एफ भी ज़ीरो होता है, सिग्मा टा भी ज़ीरो होता है। नेक्स्ट गौर करें, फोर्सेस आर इक्वल एंड डज नॉट एक्ट अलोंग द सेम लाइन। आप देखें सेकंड फिगर में एक राइट साइड पे फोर्स लग रही है, एक लेफ्ट साइड पे फोर्स लग रही है, लेकिन एक लाइन में नहीं है। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें फोर्सेस का सम तो ज़ीरो हो गया लेकिन टॉर्क का सम ज़ीरो नहीं है। सिग्मा एफ इक्वल टू ज़ीरो बट सिग्मा टॉ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो फिर क्या होगा, अब होगी रोटेशन या स्पिनिंग, बॉडी रोटेट करेगा या स्पिन करेगा। नेक्स्ट है फोर्सेस आर अनइक्वल। फोर्सेस, अब इसमें F1 और F2 अनइक्वल हैं लेकिन एक ही लाइन में एंड नॉट एक्टिंग नॉट अलोंग द सेम लाइन, और एक लाइन में नहीं है। अब क्या होगा, क्योंकि इक्वल नहीं है तो उनका सम, फोर्सेस का सम ज़ीरो नहीं होगा लेकिन टॉर्क का सम ज़ीरो होगा। तो फिर जो मोशन होगी वो कौन सी होगी, वो ट्रांसलेशनल मोशन होगी या स्लिपिंग या स्लाइडिंग होगी। जो फोर्स ज़्यादा होगी वो उधर खींच के ले जाएगी। अगर F1 ज़्यादा होगी F2 से तो वो बॉडी राइट साइड पे मूव करेगा, अगर F2 ज़्यादा होगा F1 से तो बॉडी लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब फोर्सेस जो हैं वो अनइक्वल हैं। नेक्स्ट है फोर्सेस आर अनइक्वल एंड डज नॉट एक्ट अलोंग द सेम लाइन। अब F1 और F2 दोनों अनइक्वल भी हैं और वो एक लाइन में एक्ट भी नहीं कर रही हैं। अब ना तो सिग्मा एफ ज़ीरो होगा और ना सिग्मा टॉ ज़ीरो होगा। सो रोटेशन भी होगी और ट्रांसलेशनल दोनों मोशंस होंगी। दैट इज़ रोलिंग होगी, मतलब जिस तरह रोलिंग, एक व्हील रोल करता है ना, तो व्हील रोल करते हुए क्या करता है, फॉरवर्ड भी मूव करता है और अपने गिर्द भी वो स्पिन करता है। तो दोनों मोशंस होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।